हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मुकेश कटारे, अन अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम कुछ जो क्लासेस अभी ले रहे हैं उसमें इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था को लेकर के लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं। कल हमने देखा था कि केंद्र राज्य जो संबंध रहते हैं उनके बारे में, तो केंद्र तीनों प्रकार के संबंध ये हम पुराने लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा। तो राजभाषा के संबंध में क्या प्रोविज़न है, कहाँ से उनमें क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। ये भाग 17 और इसमें आर्टिकल जो है 343 से लेके 351 तक ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में वर्णन किया गया है। राइट। तो ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजभाषा, किसकी राजभाषा, संघ यानी केंद्र की, राज्यों की, उसके लिए क्या आर्टिकल हैं, क्या इसमें प्रावधान है, उनको देखें। जैसे आप इसमें आर्टिकल नंबर 343 पढ़ते हो तो इसमें लिखा है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी। देवनागरी से मतलब रहता है कि जैसे कि इंग्लिश को जब लिखते हैं तो वो रोमन लिपि में लिखी जाती है और हिंदी हम लिखते हैं तो देवनागरी में। ये जो भी लिखा है ये हिंदी है और इसको जो लिखा गया है ये देवनागरी। जैसे मान के चलो ये भाषा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं BHASHA, लेकिन ये जो लिपि इसकी स्क्रिप्ट हुई ये रोमन स्क्रिप्ट हो जाती है। तो हिंदी हमारी संघ की राजभाषा है। राजभाषा का मतलब ध्यान रखना राष्ट्रभाषा नहीं है ना। ये सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है, राष्ट्र की भाषा हिंदी नहीं बताई गई है। और डिजिट के लिए, अंकों के लिए जो इंटरनेशनल फॉर्मेट है वो प्रयोग में लाएंगे। इंटरनेशनल फॉर्मेट क्या है, तो 0 1 2 3 4 ये वाला, ठीक, ये वाला नहीं कि जैसे हिंदी में जो हम लिखते थे ना ये वाला, ये प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब जो व्हीकल होते हैं उनकी नंबर प्लेट पर यदि कोई हिंदी में उपयोग कर ले तो पुलिस उसका चालान भी कर देती है, चूँकि इसको यहाँ ऑफिशियली परमिट नहीं किया गया है। तो भारतीय संविधान में कोई राष्ट्रभाषा नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में प्रावधान किया गया हिंदी, स्क्रिप्ट देवनागरी और अंकों के लिए 1 2 3 4 ये इंटरनेशनल फॉर्मेट जो है ये प्रयोग में लाया जाता है। राइट। आर्टिकल 344 ये क्या कहता है कि राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ होने के 5 वर्ष पश्चात और उसके फिर 10 साल के बाद एक राजभाषा आयोग का गठन करेगा। ठीक। तो राष्ट्रपति ने इसके लिए ये कार्य किया, 5 साल पूरे हुए तो एक राजभाषा आयोग बनाया गया। लेकिन ये जो राजभाषा आयोग जो बनाया जाता है ये कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया ईयर 1955 में, 1955 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इस राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम है बीजी खेर। तो बीजी खेर की अध्यक्षता में ये आयोग बना। 1956 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और फिर इन रिपोर्ट को 1957 में प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर एक समिति भी बनाई जाती है ना। वो जो समिति है वो समिति के अध्यक्ष थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी। तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक संसदीय समिति बनाई गई जिसने इस आयोग के द्वारा जो सिफारिशें की थी उन सिफारिशों का परीक्षण किया, यानी उनकी जांच की, उनका समीक्षा किया 1960 में। अब क्या होना था, दूसरा आयोग बनना था। कैसे बनना था कि आर्टिकल 344 में लिखा है कि संविधान शुरू हो जाए उसके 5 साल बाद। तो पहला आयोग तो बना दिया 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में, लेकिन दूसरा जो बनना था 10 साल के बाद दूसरा आयोग नहीं बनाया गया। ये जो समिति बनी थी इसमें कितने मेंबर थे, तो इसमें 20 लोकसभा के सदस्य रखे गए थे और 10 राज्यसभा के। इन्होंने उस पहले राजभाषा आयोग की सिफारिशों की समीक्षा की थी और फिर उन्होंने इसके बारे में कुछ प्रावधान किए थे। उन्होंने ये लिखा था कि कुछ मामलों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। राइट। अब क्या होता है कि देखना कि आयोग शासकीय कार्यों में हिंदी, अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा के प्रयोग या उसके रेगुलेशन के संबंध में सलाह देगा। उसने अपनी सलाह दी तो सलाह देने के आधार पर ही ये समिति काम करती है। ठीक, इतना क्लियर है। समिति ने
जो अपनी सिफारिशें दी, उस सिफारिशों के आधार पर 1963 में एक अधिनियमन यानी एक कानून बना दिया गया, और उस कानून के तहत क्या घोषित किया जाता है, संघ यानी यूनियन के सभी शासकीय कार्य या इन्हें हम सरकारी कार्य जो कहते हैं, तो सरकारी कार्यों के लिए संसद की सभी कार्यवाही के लिए यहाँ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। कब तक? 1965 के बाद भी। यहाँ कोई लिमिट ऐसी नहीं रखी गई थी कि अंग्रेजी भाषा कब तक रहेगी, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा भी चलती रहेगी। 1967 में 1967 में कुछ स्पेसिफिक मैटर, कुछ विशिष्ट मामलों में हिंदी के साथ अंग्रेजी प्रयोग को कंपलसरी बना दिया जाता है। तो ये परिवर्तन जो थे इस शुरुआती दौर में आने स्टार्ट हुए। ठीक, आगे देखें, आगे क्या आता है, आर्टिकल 345। इसमें क्या बात की गई है? इसमें क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में बात की है, यानी रीजनल लैंग्वेज के बारे में बात की है कि राज्य में कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। केंद्र में तो समझ में आ गया ऑफिशियल लैंग्वेज के संबंध में, तो राज्य के लिए यहाँ पर बोला गया है कि राज्य का विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर बाई लॉ, कानून बनाकर उस राज्य में बोली जाने वाली कोई एक या एक से अधिक भाषा या हिंदी को उस राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रेगुलेटेड कर सकता है, उसको इनेक्ट कर सकता है। जब तक उसने ऐसा नहीं किया है तब तक वहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में कौन सी भाषा चलेगी? इंग्लिश ही चलेगी। तो अधिकांश राज्यों ने क्या किया, अपने अपने यहाँ पर उनकी जो रीजनल लैंग्वेज थी उनको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया। जैसे आंध्र प्रदेश की यदि हम बात करें तो उसने क्या किया, उसने तेलुगु को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। केरल की यदि हम बात करें तो केरल ने क्या किया, यहाँ पर मलयालम को उन्होंने अपनी आधिकारिक भाषा बना दिया। ओडिशा ने ओडिया को बना दिया, असम ने असमिया को बना दिया, वेस्ट बंगाल ने बंगाली भाषा को बना दिया। ठीक, तो कुछ राज्य जो थे उन्होंने अपने यहाँ बोली जाने वाली भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दे दी। 9 उत्तर भारत के जहाँ राज्य जिनमें हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती थी तो उन्होंने हिंदी को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया। जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, ठीक, झारखंड। तो ऐसे राज्यों ने यहाँ हिंदी उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाती है, अधिकृत भाषा हो जाती है। ठीक, वैसे ही गोवा जो है, गोवा भी राज्य है, तो गोवा ने कोंकणी को भी, यानी एक से अधिक राज्य भाषाओं को भी इन्होंने माना है। तो गोवा के लिए कोंकणी भी हो जाती है इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज, और ये मराठी को भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाते हैं। राइट, गुजरात ने गुजराती भाषा को भी रखा है, और इसके अलावा उसने हिंदी भाषा को भी अपने यहाँ मान्यता दी हुई है। ठीक है, ऐसे ही उत्तर पूर्व के यदि हम राज्यों की बात करें, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की बात करें, तो नॉर्थ ईस्ट में भी जैसे मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, तो इन्होंने अपने यहाँ पर इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया हुआ है। अब एक पॉइंट और यहाँ पर ध्यान दे सकते हो कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, इस 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त 22 लैंग्वेज का वर्णन किया गया है। तो ये जो राज्यों ने ऑफिशियल लैंग्वेज जो बनाई हुई है, इसमें से ये कंपलसरी नहीं किया है कि इन 22 भाषाओं में से ही रखा हो। उन्होंने इसके बियॉन्ड जा कर के भी भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रखा हुआ है। ठीक, इसके बाद अगला आर्टिकल देखो, आर्टिकल 346 क्या कहता है कि इसमें राज्य और संघ के बीच कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, है ना, यानी केंद्र और राज्य के बीच। तो संघ और राज्य के बीच जो भी कम्युनिकेशन होगा उसके लिए उसी भाषा का प्रयोग करेंगे जो कि संघ में अपनाई जाती है। जैसे संघ में यदि इंग्लिश अपनाई जाती है तो स्टेट जब केंद्र से कम्युनिकेट करेगा तो इंग्लिश का ही प्रयोग करेगा। राज्यों और राज्यों के बीच कौन सी भाषा हो सकती है, तो इसके लिए वो आपस में आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर किसी भाषा को बना सकते हैं। हिंदी को भी बना सकते हैं, जैसे ये हिंदी भाषी राज्यों ने सभी ने आपस में क्या किया हुआ है, हिंदी को ही अपने राज्यों की ऑफिशियल भाषा बना रखा हुआ है। ठीक, तो अगर ऐसे राज्य होते हैं जहाँ पर एक हिंदी भाषी है, दूसरा गैर हिंदी भाषी है,
तो फिर उनके बीच की संपर्क भाषा है इंग्लिश रखी गई है। हमें इतना पढ़ने के बाद ये तो समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर ऑफिशियली इंग्लिश को ज़्यादा वरीयता दी गई है हिंदी की या किसी भी रीजनल लैंग्वेज की तुलना में, इंग्लिश को बहुत ज़्यादा, जबकि ऐसा होना नहीं था। ऐसा क्यों किया गया है? तो चूंकि इसको औपनिवेशिक विरासत कह लो, एक मान्यता कह लो, कि ऐसा लगता था कुछ लोगों को कि नहीं, इंग्लिश भाषी ही सबसे अच्छा होता है, उसी को रखना चाहिए। अभी भी परिवर्तन नहीं लाए, जो कानून बनाए गए थे वो इंग्लिश में ही बने हुए थे, तो उस ढंग से इंग्लिश को कहीं एक अलग स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 346 में ये बात हो जाती है। इसके बाद एक आर्टिकल और महत्वपूर्ण है 348। इसमें क्या बात की गई है? इसमें बात की गई है, संविधान में ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट और विधायिका यानी संसद, इसकी भाषा क्या होगी? तो इसमें ऐसा लिखा है कि संसद जब तक कानून बनाकर कोई प्रावधान न कर दे तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनके सभी कार्य इंग्लिश में किए जाएंगे। ठीक, संसद, विधानमंडल, इनके जो विधेयक की भाषा है वो इंग्लिश में होगी। एक एग्जाम्पल मिलता है, लक्ष्मीकांत की किताब में लिखा है कि एक बार क्या हुआ था 1971 में, एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो याचिका है उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इस आधार पर उसकी सुनवाई नहीं की थी कि ये याचिका उसने इंग्लिश में नहीं लिखी थी, उसने हिंदी में लिखी थी। तो उन्होंने जब इसको खारिज किया तो ये कारण बताया कि चूंकि ये असंवैधानिक हो गई, संविधान में इंग्लिश का वर्णन किया गया है और आप इसे हिंदी में, राइट। लेकिन ऐसा क्यों किया? माननीय न्यायालय ने जो किया है, उन्होंने उस जैसा भी समझा हो, तो लगता तो ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को वापस दिलाने के लिए लाती है, तो उसको भी लैंग्वेज के आधार पर खारिज करना ठीक नहीं लगता है। संसद जब तक कोई ऐसा उपबंध ना कर दे तब तक के ये प्रावधान है। इसी में ये भी लिखा है कि राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर के क्या कर सकता है, हिंदी या किसी अन्य भाषा जो उस राज्य में बोली जाती है, तो उसे हाई कोर्ट में यूज करने के लिए नियम बना सकता है। फिर समझ लो कि राज्यपाल राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर किसी स्टेट के हाई कोर्ट में उस राज्य की किसी भाषा को, एक या एक से अधिक भाषा को, हिंदी को, वो कार्यवाही की भाषा बना सकता है। बट हाई कोर्ट के जो डिसीजन आएंगे वो इंग्लिश में ही आएंगे। यानी कि प्रोसीडिंग आप बहस कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, लेकिन आदेश जो पारित होंगे वो इंग्लिश में ही पारित होंगे। ठीक, तो ये भी यहाँ पर प्रोविजन किया गया है। इसके बाद अगला आर्टिकल देखो कि आर्टिकल 350 ये कहता है कि शिकायती आवेदन, अगर आपको किसी भी विभाग से, किसी भी मंत्रालय से, किसी भी संस्थान से कोई भी किसी भी प्रकार की शिकायत है, तो शिकायत आप किसी भी भाषा में लिख सकते हो। यहाँ ऐसा नहीं है कि केंद्र को लिखेंगे तो इंग्लिश में लिखेंगे, राज्य को लिखेंगे तो राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज में लिखेंगे। आप अपनी व्यथा यानी अपनी पीड़ा को व्यक्त करने वाली लैंग्वेज आप जिस भाषा को जानते हैं उसमें आप लिख सकते हैं। वहाँ पर संबंधित अथॉरिटी इसको ग्राउंड मान करके रिजेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ आर्टिकल 350A ये कहता है कि प्राइमरी लेवल पर, प्राथमिक शिक्षा पर जो सुविधाएं दी जाएंगी शैक्षणिक, एजुकेशन रिलेटेड, उस व्यक्ति को मातृभाषा में प्रोवाइड करेंगे, ऐसा प्रावधान किया गया है। ठीक, तो हिंदी भाषा के विकास के लिए क्या किया जाता है? हिंदी सप्ताह बना लेते हैं, कोई समिति बनती रहती है, लेकिन विशेष कुछ ऐसा हो नहीं रहा है कि हिंदी की भाषा के विकास की बात करें। अब संविधान की 8वीं अनुसूची देख लो। आज के समय इसमें 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में इसमें जो लैंग्वेज थी वो 14 थी। असमी थी, बांग्ला, हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती, पंजाबी, संस्कृत, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, ओडिया और कश्मीरी। उसके बाद पहला संशोधन हुआ 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ईयर 1967 में, और इस संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को यहाँ पर ऐड किया गया। तो ये एक और जुड़ जाती है।
उसके बाद 71st अमेंडमेंट 92 में किया गया, 3 भाषाएं कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को जोड़ा जाता है। उसके बाद फिर 92nd अमेंडमेंट किया गया ईयर 2003 में, 4 भाषाएं बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली को जोड़ा जाता है। तो अब इनको मिलाकर के टोटल लैंग्वेज हो जाती हैं कितनी, 22। तो ये तो है हमारे देश में ऑफिशियल लैंग्वेज जो हैं उनके बारे में बात। ठीक, तो हिंदी की क्या स्थिति है? तो हिंदी की हमारे इस देश में अत्यधिक दुर्दशा हो चुकी है। आप कोई भी हायर एजुकेशन में जाते हो, सब कुछ इंग्लिश में मिलता है। दिखावे के लिए हिंदी का काम किया भी जाता है, तो इतनी क्लिष्ट हिंदी बना देते हैं कि जिसका मीनिंग समझ में नहीं आता है, राइट। इसके साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पर डेली क्लास रहती है। अनअकैडमी प्लस आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए रेफरल कोड मुकेश लाइव यूज करते हैं। इसमें कई सारी फ्री टेस्ट होते हैं, उनको आप देख सकते हैं। वीकली मॉक टेस्ट चलते हैं, उनको आप दे सकते हो। यहाँ जो क्लासेस चल रही है 19 मेंस के लिए एक पूरा बैच कोर्स चल रहा है जिसमें 8 एजुकेटर हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ 2020 के लिए पेपर 2A पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो भाग है। एक बैच कोर्स और है जिसमें पूरी की पूरी 2020 के लिए हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इसमें हरी सिंह जी और मेरे द्वारा क्लास ली जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर जियोग्राफी की क्लास स्टार्ट होने वाली है, इथिक्स की क्लास स्टार्ट होने वाली है और इकोनॉमिक्स की, राइट। तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक, अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने का बेनिफिट, आप घर से पढ़ सकते हैं। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, मात्र 17 रुपये आपकी पॉकेट से निकलता है। उसमें भी EMI का ऑप्शन रहता है। भारत के टॉप एजुकेटर हैं, उनकी आप यहाँ पर क्लास ले सकते हो। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 1 साल का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। 1 महीने का 1400 रुपये, 3 महीने का फीस 3500, 6 महीने का 5600 और 1 साल का फीस 7000 होता है। बट इसमें डिस्काउंट मिल जाता है यदि आप मुकेश लाइव का यूज करते हैं तो कितना डिस्काउंट? 10% डिस्काउंट मिलता है। 7000 के स्थान पर आपको 6300 पे करना पड़ेंगे, 5600 के स्थान पर 5040, 3500 के स्थान पर 3150। इसके साथ साथ और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर एक MPSI के लिए एक कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, 12 मई से शुरू होगा। इसमें 8 एजुकेटर इसको कवर कराएंगे, तो वो भी आप ज्वाइन कर लें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसमें सारे एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और इसे शेयर कर दें। अगले लेक्चर में कल फिर मिलेंगे। गुड लक।